gave you my heart. नमस्कार, हिंदी कोर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो व्याकरण की जो इकाइयां हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। भाषा के बिना लिपि और लिपि के बिना भाषा अधूरी है। अतः आज हम लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिपि नाम से ही जैसे अपना परिचय दे रहे, लिपि यानी कि लिखाई। जो हम ध्वनियां बोलते हैं, जैसे हमने बोला ए या हमने बोला आम, और जब इसको लिखते हैं तो वह लिपि का रूप ले लेती है। तो लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग, लिखने का तरीका। लिपि की परिभाषा क्या होगी? भाषा लेखन के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? लिपि की आवश्यकता अपने ज्ञान विज्ञान, विचार और भाषा को स्थिर, स्थायी तथा विस्तृत बनाने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। अगर हम बोलते रहेंगे तो वो बातें हम एक दूसरे को हम समझा नहीं पाएंगे और वह स्थायी भी नहीं होती हैं। जब हम अपनी बातों को लिखित रूप दे देते हैं तो वह स्थायी हो जाता है। वो आने वाली पीढ़ी के लिए वो जो चीज है वो सुरक्षित हो जाती है। इसलिए लिपि की आवश्यकता पड़ी है। देवनागरी लिपि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जो देवनागरी लिपि है वह विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और कंप्यूटर में यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे लेख को किसी भी भाषा के अनुवाद किया जा सकता है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, नेपाली, मराठी, मैथिली व अनेक भाषा देवनागरी में लिखी जाती हैं। अब जो और भाषाएं हैं और उनकी जो लिपियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो देवनागरी लिपि है वह न केवल हिंदी की ही लिपि है बल्कि सिंधी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, डोगरी, मैथिली इन भाषाओं की भी लिपि देवनागरी ही है। कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन व गुजराती की जो लिपि है वह गुजराती ही है। जो देवनागरी हमारी लिपि है वह कैसे लिखी जाती है? वह बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि जो फारसी लिपि है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस बात का भी हम ध्यान करें। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जो हिंदी भाषा के लिए व्याकरण कितनी महत्व रखती है। व्याकरण या जैसे इंग्लिश की जो ग्रामर होती है उसके बिना हम भाषा के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो जिस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हिंदी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण बेहद जरूरी है, क्योंकि व्याकरण के बिना हम भाषा की अशुद्धियों की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए भाषा को सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, लिखने बोलने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो भाषा है उसका शुद्ध और अशुद्ध रूप हम कहाँ से सीखते हैं? केवल व्याकरण से सीखते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना व शुद्ध समझना सीखते हैं। अर्थात भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के बारे में अन्य जानकारियां। व्याकरण भाषा के लिखित व मौखिक दोनों का अध्ययन कराती है। जो लिखना या बोलना, अभी हमने पढ़ा कि लिखना, शुद्ध बोलना, यानी कि लिखित और मौखिक दोनों का अध्ययन कराती है व्याकरण। व्याकरण की सबसे लघुत्तम इकाई वाक्य है। व्याकरण के अंतर्गत हम क्या क्या सीखते हैं? व्याकरण वर्ण, शब्द व वाक्य विषयों की विस्तृत जानकारी का एक ग्रंथ है। अब व्याकरण के अंग यानी कि व्याकरण के कितने भाग हैं और उनके अंतर्गत हम क्या क्या सीखते हैं, किस किस चीज का हम अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार, वर्णों की बनावट यानी कि वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, किस तरीके से वो लिखे जाते हैं। वर्ण विच्छेद
यानी कि वर्णों को अलग अलग किया जाता है। जैसे शब्द होता है क म ला, क में ए भी होता है तो कैसे ए अलग करना, मैं से भी ए अलग करना और ल से आ अलग करना, वो वर्ण विच्छेद है, यानी कि उसके टुकड़े करना। विच्छेद यानी कि उसके टुकड़े करना। उच्चारण, उच्चारण वो क वर्ण कैसे बोला जाता है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत ओष्ठ, कहाँ से बोला जाता है, इनके उच्चारण स्थान होते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान भी होते हैं। तो वर्ण उच्चारण का अर्थ मतलब है कि ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, मूर्धा से, दंत ओष्ठ कहाँ से बोले जाते हैं, वो वर्ण उच्चारण कहलाता। और लेखन कि भी वो कैसे लिखे जाते, किसके बाद क्या कौन सा वर्ण आता है, ये सारी चीजें हम वर्ण विचार के अंतर्गत सीखते हैं। इसी प्रकार जो शब्द विचार है, इसके अंतर्गत शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, भिन्नार्थक, सार्थक, निरर्थक, न जाने कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो उनके रूप, उनके भेद, शब्दों के फिर भेद, जैसे रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर वो भेद हम सीखते। उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। जैसे हमने पढ़ा था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऐसे ही इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो कहलाता है उत्पत्ति। और प्रयोग के आधार पर कई शब्द निरर्थक होते हैं, उनका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कई और जो सार्थक है ऑफकोर्स उनका तो हम प्रयोग करते हैं। तो वो हम शब्द विचार के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। वाक्य व्यवस्था में वाक्य रचना, ये किस प्रकार का वाक्य है, वाक्य प्रकार भी किस, ये साधारण है, मिश्र है, संयुक्त है, अर्थ के आधार पर, विधानवाचक, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो वाक्य रचना में हम सीखते हैं। विराम चिन्ह, जैसे विराम चिन्ह अभी लुप्त प्राय हो चुके हैं, बच्चे उनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। विराम चिन्ह भी कई प्रकार के होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, जैसे पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, चंद्र बिंदु है, और कोष्टक चिन्ह है, अर्ध कोष्टक है, ये सारी चीजें विराम चिन्हों के अंतर्गत आती हैं। तो वाक्य व्यवस्था में हम ये सारी चीजें सीखते हैं। तो आज का यह वीडियो लिपि व व्याकरण से संबंधित था। आशा है आपको यह पसंद आया होगा और आप इसमें से पूरा समझ भी पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का हमारा यह विषय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। I gave you my heart.